नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस में मेंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आप इन्हें समझिए और इसी के आधार पर अपनी तैयारी की रणनीति बनाइए। मैं बार बार दिखा रहा हूँ ना आपको कि देखिए कुछ ही टॉपिक्स को लेकर कितनी बार प्रश्न पूछा जा रहा है। मेंस की तैयारी बहुत मस्त है, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा कठिन भी है। कठिन उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किताबें ढूंढ रहे हैं। आसान उनके लिए है जो पैटर्न को समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि यही बस 20-50 टॉपिक एक पेपर में पढ़ लेना हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो इसे समझिए, गंभीरता से लीजिए, बाकी बहुत मज़ा आएगा आगे चल के। ठीक है जी। तो हमने 2020 में फर्स्ट सेकेंड देख लिया पेपर, थर्ड की बारी है। चलिए देखते हैं थर्ड पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ना से आप क्या समझते हैं। इसमें एक बात कही जाती है, लीविंग नो वन बिहाइंड। एक तरह से ये समावेशी की बात हो रही है, सबको साथ में लेके चलने की बात हो रही है। तो इससे आप क्या समझते हैं? अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना इसके बारे में, सिर्फ इतना जानिए कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, तभी आप लिख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, हो जाएगा। स्कोप नहीं है ज़्यादा लिखने का, 2 पेज में ही लिखना है लगभग। ठीक है, 1.5 पेज 2 पेज जो भी। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, नीति आयोग के क्या काम है। नीति आयोग से फिर प्रश्न आ गया। 3 साल के अंदर ही देख लीजिए आप कितने सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। क्या लक्ष्य है, वही काम लक्ष्य लगभग मिलता जुलता है, क्योंकि जो लक्ष्य रहेगा उसे पूरा करने के लिए काम करेंगे। ठीक, थोड़ा सा अंतर है, एक नहीं है। फिलहाल लक्ष्य लिखना है। लक्ष्य क्या है इसकी, 3 वर्षीय कार्य योजना को समझाइए। 3 वर्षीय कार्य योजना है, अलग अलग कार्य योजनाएं लेके आती रहती है नीति आयोग। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है। इसकी व्याख्या कीजिए। हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी गति काफ़ी धीमी है। इसका क्या कारण है? सरकारी भी कुछ कारण है, कुछ पैसे का, निवेश का, टेक्नोलॉजी का। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे विस्तार से, बहुत मज़ा आएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए। हमारे यहाँ के लघु उद्योग यूपी के किस तरह के हैं, तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित करिए। यूपी के इकोनॉमी में क्या योगदान है लघु उद्योगों का, ये बताना है। आगे देखिए, भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण है। सिंपल है, क्या कमी के कारण है, या आप वैसे भी लिख सकते हैं कि कृषि की उत्पादकता कम क्यों है। आगे देखिए, SCNG क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगी। SCNG क्या है, इसके विभिन्न उपयोग बताइए। उस समय चर्चा में भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ध्यान से देखना है, नहीं तो हम इसी पे बात करने लगते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण संरक्षण करने जब हम जा रहे हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस पर बात करनी है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है। और नार्को आतंकवाद क्या है जी, ये पूछ लिया गया 2008 में, सॉरी 8वां प्रश्न में। नार्को आतंकवाद क्या है, सॉरी, नार्को आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बताना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप इसके बारे में जानते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है, इसकी विवेचना कर देनी है 125 शब्दों में। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा एजेंसियों के रूप में समीक्षा कीजिए। सॉरी, सुरक्षा चुनौतियों के रूप में समीक्षा करना है। इसको मैं फिर से समझा दूं क्वेश्चन को। कह रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों। परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों में क्या है, जैसे कि सेना का आक्रमण हुआ, इस तरह की चीज़ें वो चल रहा है कि हाँ ये सुरक्षा की चुनौती है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से भी सुरक्षा की चुनौती हो रही है, मानव तस्करी से भी सुरक्षा को चुनौती हो रही है। ये इसकी समीक्षा आपको करनी है, ये पूछा गया है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत के सुरक्षा परिदृश्य में रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिक्योरिटी से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं थर्ड पेपर में। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता है, मुश्किल से 2 क्वेश्चंस, यहाँ ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए सामने ही 3 मिल गए। आगे चलते हैं अब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में। 11वां क्वेश्चन देखिए, व्यापार, रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार, आय और संपत्ति वितरण की समानता आदि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। फिर वैश्वीकरण पूछ लिया गया।
कितनी बार पूछा जाता है इससे, कमाल का टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं और उनकी भूमिका को समझाइए। देखिए मेंस के लिए क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है कि यूपी सरकार गरीबी हटाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी योजनाएं लेके आ रही हैं उनकी लिस्ट बना के आप रख लीजिए। उनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होगा ना, तब भी मेंस में उनका नाम लेकर के आप मोटी मोटी बातें कर सकते हैं, ठीक है, उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, क्योंकि योजनाओं के बारे में हम वैसे भी पढ़ते रहते हैं, सबकी कमियां लगभग एक ही जैसी हैं, ठीक है। तो ये पूछ लिया गया। आगे 13वां प्रश्न, भारत में गरीबी और असमानता को कम करने में प्रमुख चुनौतियां क्या है। सरकारें तो खूब प्रयास कर रही हैं, दिख तो यही रहा है, ठीक है, अब ग्राउंड पे ना दिखे अलग बात है। तो चुनौतियां क्या हैं गरीबी कम करने में, असमानता कम करने में, ये पूछा गया है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, एग्जाम्पल्स और डायमेंशंस कवर करते हुए आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए, गरीबी रेखा से क्या अभिप्राय है। गरीबी रेखा क्या है, भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम बताइए, समझाइए, ठीक है, आसान है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे आप योजनाओं के, बाकी चीज़ आपको पता है, गरीबी रेखा के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे भी विनिर्माण नीति जो है, अगर डायरेक्ट प्रश्न ना आए तब भी आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिख रहे हैं कुछ, तो इसका जिक्र कर सकते हैं वहाँ पे। मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इससे इनका क्या संबंध है, इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि नहीं, यह भी बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020, इसकी व्याख्या करनी थी, पूछ लिया, सिंपल था। अगला क्वेश्चन 17, भारत में नक्सलवाद का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझाइए, इसमें एक समाधान नाम की योजना है, उससे में कुछ चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, कानून बनाए गए हैं, वो सारी बातें आप लिख सकते हैं। आगे, नाभिकीय प्रसार हेतु मुद्दों और विद्यमान नियंत्रण तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है, नाभिकीय प्रसार की बात हो रही है, न्यूक्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत के उच्चतर रक्षा संगठन को समझाइए, बताइए, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, इनके बारे में बेसिकली आपको एक निबंध जैसा लिख देना है, हो जाएगा काम। 20वां प्रश्न, वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, इसको समझाना है कि नाभिकीय हथियार भारत के पास अगर हैं तो क्या हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, प्रबंधन हो पाएगा अच्छे से, किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, समझाना है। लेकिन थोड़ी सी चिंताएं भी आप बता देना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप वन साइडेड नहीं सोचते हैं, क्योंकि इस चीज़ के नाभिकीय हथियार के हमेशा फ़ायदे नहीं है, नुकसान भी है, ठीक है जी। तो ये थर्ड पेपर के प्रश्न हैं, 2020 में पूछे गए थे। इसमें इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी बहुत आसान है। आगे मिलते हैं, नमस्कार।